कुर्मी और कुर्मी कहिएगा तो वहाँ दो बात आ जाता है, इसलिए वहाँ दो बात नहीं, सिंगल बात आपको लेके चलना है। कुर्मी पूरे भारत में रहते हैं, कुर्मी सिर्फ छोटा नागपुर में रहते हैं। 1885 में वर्ल्ड फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एच रिजले, हर्बर्ट होप रिजले को बुलाया और उन्होंने 5 साल यहाँ सघन सर्वे करके 13 जनजातियों को निकाला और सीएनटी एक्ट उन्हीं पर लगा 1908 में, क्योंकि 1908 में SC ST OBC नहीं था। जब उस समय SC ST OBC नहीं था तो किस आधार पर उन्होंने सीएनटी एक्ट लगाया? तो मेरा किस आधार पर हुआ वो पता कर ले, उनका किस आधार पर हुआ पता कर ले। बेतुकी बात करने का जगह नहीं है। ये एक पहला उदाहरण है। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। लोकल खबर हमेशा ज़मीनी स्तर की कहानियां दिखाता है और तथ्यों के साथ आपको पेश भी करता है। इस वक्त झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में एक आंदोलन चल रहा है कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने को लेकर। मगर यह मांग कितना पुराना है और किन तथ्यों के साथ इन मांगों को किया जा रहा है और इनकी जो संस्कृति है और सभ्यता है, उन तमाम मुद्दों को जानने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए दीपक जी मौजूद है। दीपक जी का परिचय है कि यह एक शोधकर्ता हैं, साथ ही साथ एक अच्छे जानकार भी हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि कुर्मी जाति और कुर्मी जाति का जो झारखंड से नाता रहा है या बंगाल से नाता रहा है या उड़ीसा से नाता रहा है, कितना पुराना रहा है। क्योंकि जैसे ही यह आंदोलन शुरू हुआ है, विरोध के भी स्वर झारखंड में उठने लगे हैं। विभिन्न जो आदिवासी दल हैं, इनके विरुद्ध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बहुत जगहों पर विरोध भी हो रहा है। इसलिए यह बात जानना जरूरी है कि आखिर किन तथ्यों के साथ यह अपनी मांगों को मांग रहे हैं। दीपक दा, सबसे पहले आपका स्वागत है लोकल खबर में। लोकल खबर को हमारे तरफ से बहुत बहुत शाबाश कि आप लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया कि कुर्मी का मामला क्या है। सबसे पहले दीपक दा जानना चाहेंगे, आप एक शोधकर्ता भी रहे हैं, विभिन्न जगहों में आप घूमे भी हैं, कितना पुराना इतिहास रहा है कुर्मियों का और कुर्मियों का? आपका नाम? सचिन। देखिए सचिन बाबू, किसी भी मुद्दे को अगर जानना है तो आपको वहाँ के इतिहास में पहले जाना पड़ेगा। तो अब मैं इतिहास को यहाँ से शुरू करता हूँ कि अभी का झारखंड, अभी का बिहार, अभी का उड़ीसा, अभी का बांग्लादेश और अभी का पश्चिम बंगाल, ये पूरे एक बंगाल प्रांत थे जहां 1765 में अंग्रेज आते हैं दीवानी पावर लेकर, यानी सिविल पावर लेके आते हैं। वो दीवानी पावर में क्या था कि वे यहाँ पर कर, कि इस पूरे बंगाल में वे लोग कर की वसूली करें। तो करों की वसूली करने के लिए वे बंगाल प्रवेश करते हैं। उसी समय वे छोटा नागपुर के पठार में भी प्रवेश करते हैं। और छोटा नागपुर के पठार का इतिहास है कि यहाँ पर कभी कोई भी बाहरी प्राचीन समय का राजा, जिनका नाम हम लोग जानते हैं, वो कभी भी इनके शासन के अंदर में नहीं रहे। यानी 1765 से पहले यहाँ के लोग कैसे शासित होते थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के कुर्मी, आपने कहते समय कहा कि कुर्मी और कुर्मी, जब कुर्मी और कुर्मी कहिएगा तो वहाँ दो बात आ जाता है, इसलिए वहाँ दो बात नहीं, सिंगल बात आपको लेके चलना है। कुर्मी पूरे भारत में रहते हैं, कुर्मी सिर्फ छोटा नागपुर में रहते हैं। तो 1765 से पहले यहाँ पर कैसे शासन चलता था, उस शासन को हम लोग कहते थे यहाँ की स्वशासन व्यवस्था। कुर्मियों के गांव में महतो हुआ करता था, गांव का मुखिया, गांव का मालिक, गांव का प्रशासन उसके हाथ में था। और 12 से 21 गांव में होते थे एक परगनेत, और 6 परगनेत को मिलाकर एक होता था थपाल, 6 थपाल मिला के होता था एक मडल,
फिर 6 मॉडल से एक देश मॉडल, और सारे देश मॉडलों के ऊपर में ट्राइबल हेड। और वो जो ट्राइबल हेड था कुर्मियों का, उसको पंचेत का राजा कहते हैं, पंचकोटगढ़। ये जो आपका पंचेत डैम है, पंचेत डैम से 8 किलोमीटर आगे उसका राजभवन है, जो आजकल भग्नावशेष बचा हुआ है। और उस पर दुख की बात है कि इतिहासकारों ने इतिहास लिखना मुनासिब नहीं समझा। और ये कुर्मी जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी जनसंख्या है। अभी झारखंड में वह अकेले 24% से अधिक जनसंख्या की भागीदारी करती है, और यह जनजाति है। देखिए, जब अंग्रेज 1765 में आ गए तो उन्होंने यहाँ जमींदारों को बैठाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें कर लेना था। तो जमींदारों को बैठाना है भाई, तो किसको बनाएंगे? तो पहले उन लोगों ने ट्राइबल हेड लोगों को बैठाया। जैसे आपके रांची में मुंडा, रामगढ़ में आपके बिरहोर, राजा पद्मा जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद घटवार लोग झरिया साइड में जो घटवाल हैं। उसके बाद आप सीधे पूरब जब पहुंचिएगा, जिसको शिखर भूमि बोला जाता है, जिसको मानभूमि बोला जाता है, वहां पर राजा पंचेत, तो वो कुर्मियों के ट्राइबल हेड थे, ये मुंडाओं के ट्राइबल हेड थे। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर संथाल से बिरहोर का मतलब ब्रांचिंग है, वो यहाँ पर थे। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, बड़ा भूम है, उधर में आपका बरहा भूम है। तो वहाँ पर बावरी राजा था, भूमिज राजा था। तो जितने भी ट्राइब थे उनको जो है बड़ा बड़ा जमींदार बना दिया गया। फर्स्ट राउंड। सेकंड में बनाएगा जो कुछ दबंग थे, जिनका कुछ गांव में दबंगई चलता था। थर्ड, जो मुगल साम्राज्य टूटा, तो टूटे हुए मुगल साम्राज्य से जो लोग अच्छे पदों पर थे उन्हें भी जमींदार बना दिया गया। और 1850 के बाद तो माने मगध क्षेत्र से जितने मगहिया लोग आए उन्हें बनाया गया। तो जमींदारी सिस्टम को अंग्रेजों ने चालू किया, और अंग्रेजों से पहले यहाँ पर लोग थे, तब तो वो आया यहाँ पर कर लेने के लिए। तो वो कौन लोग थे? तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कुर्मी था, क्योंकि उसका राजा उस समय से है। और आप 1910 का मानभूम गजेटियर पढ़िएगा, जो कुपलैंड का लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो राजा था, कुर्मी राजा, वो यहाँ 52 पीढ़ी से पहले, तो 52 पीढ़ी तो एक साल में, माने 100 साल में 2 पीढ़ी मरते हैं, यानी 2600 साल का इतिहास तो वहाँ पर है। और हम लोग जिस इतिहास को जानते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने, कुर्मियों ने और यहाँ के 5 खूंट के ट्राइब्स ने उन्हें राजा बनाया AD 52 में। तो जिसका राजा AD 52 में रहेगा वो आज का आया हुआ इमाइग्रेंट होगा। और वो मानभूम में लिखा हुआ है गजेटियर में कि उसको बीजू बॉन बोला जाता था। पहले यहाँ पर 5 बॉन था, माने जंगल था। बीजू बॉन, आड़ बॉन, अरुण बॉन, डौड़ बॉन और झाड़ बॉन। तो ये जो बॉन था वही बाद में 18 भूम में बदला। जैसे अभी कुछ कुछ भूम आप सुनते हैं, सिंह भूम, ढाल भूम, उसी तरह का। तो ये पहले 18 भूम था, और वहाँ पर कुर्मियों की संख्या बहुत पहले से है, और उसकी जनसंख्या बहुत पहले से है, और वह एक जनजाति है। तो अंग्रेज जब यहाँ शासन करने लगे तो 1865 में उन्होंने एक कानून लाया, इंडियन सक्सेशन एक्ट। और यह एक्ट हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता था। तो उसमें सक्सेशन और इनहेरिटेंस का, यानी बाप के मरने के बाद संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा, उसके लिए उन्होंने हिंदू लॉ बनाया। वो 4 धर्मों पर लागू हुआ, और वो 2 किताब, मिताक्षरा और दायभाग नामक ब्राह्मणिकल बुक से बना। और वो जब यहाँ लागू हुआ तो जनजातियों को दिक्कत हो गई, क्योंकि जनजाति तो उस तरह बंटवारा नहीं करते हैं। क्योंकि जनजाति में क्या होता है, वे अपनी वंशावली में लड़कियों को हिस्सा नहीं देते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर वो बेटी को देंगे तो बेटी को देने से पहले बहन को देना होगा, फिर बहन को देंगे तो उसके पहले फुफ्फू को देना होगा, उससे पहले देंगे तो फुफ्फू बूढ़ी को देना होगा। तो इस तरह अगर वो ज़मीन का बंटवारा करेगा तो उसके हाथ में तो ज़मीन रहेगी नहीं।
और जमीन नहीं रहेगी तो वो जनजाति जिएगा कैसे? तो इस कठिनाई को अंग्रेजों ने समझ लिया। तो समझने के लिए उन्होंने सर्वे करवाया। 1885 में वर्ल्ड फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एच रिजले, हर्बर्ट होप रिजले को बुलाया और उन्होंने 5 साल यहाँ सघन सर्वे करके 13 जनजातियों को निकाला। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, माल, शौरिया, पान, कांद, कोरवा, सारे को निकाला और उन्होंने 13 जनजातियों को निकाला और उसका रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1908 में CNT एक्ट लगाया और 1871 से जब इसकी जनगणना शुरू हुई तो 1871, 1881, 1891 और 1901 वहाँ इन लोगों को कहा गया एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है सिंगल रेस, नॉट ए कास्ट। तो जो एक रेस होता है वही एबोरिजिनल होता है और उसी को इन लोगों ने ट्राइब कहा। और CNT एक्ट उन्हीं पर लगा 1908 में, क्योंकि 1908 में SC ST OBC नहीं था। जब उस समय SC ST OBC नहीं था तो किस आधार पर उन्होंने CNT एक्ट लगाया? तो जो लोग 1891 और 1901 के जनगणना में एबोरिजिनल कहलाए, एबोरिजिनल मीन्स इसी मिट्टी का भूईफोड़ जो कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, तो उसमें कुर्मी भी शामिल है और जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो बताइए, जो उस एक्ट में है, CNT एक्ट में है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में है, जिसमें यह कहता है कि एक जनजाति की जमीन दूसरे जनजाति के पास नहीं जाएगी, ना ही किसी जाति के पास जाएगी। वो जमीन जब भी बिक्री होगी समान जाति में बिक्री होगी। यानी कुर्मी के जमीन को कंजर्व किया गया, कंजर्वेशन ऑफ लैंड हुआ CNT एक्ट से। तो मेरा किस आधार पर हुआ वो पता कर ले, उनका किस आधार पर हुआ पता कर ले। बेतुकी बात करने का जगह नहीं है। ये एक पहला उदाहरण है जो एक्ट की बात है। एक्ट की बात ना मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते हो। दूसरी बात है, ठीक उसके